इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम कर रहे थे। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके किया। और यहाँ से हमेशा प्रीलिम्स में और मेंस में हमेशा एक सवाल पूछता है। तो एक पार्ट हम कंप्लीट कर लिए हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट का पहला टॉपिक है एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन से हम स्टार्ट करते हैं। और एसिड रेन के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, इवन एसए में भी एसिड रेन के बारे में पूछता है। ठीक है, तो एसिड रेन होता क्या है? ऐसे अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं कि अगर जो डीजल एंड पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ वगैरह होती हैं सब, और या फैक्ट्री के जो कंपनीज के जो एग्जॉस्ट होते हैं वो सब जाते हैं, तो CO2 उसमें मोस्टली होता है और SO2 मोस्टली होता है। CO2, SO2, NO2 ये सारी जो गैसेज होती हैं जो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती हैं और वैसे एटमॉस्फेयर में इसी फॉर्म में वो रहती हैं। और जब बारिश होता है, जब रेन होती है, तो जो वाटर H2O जो है वो NO2 के साथ रिएक्ट करके HNO3 बना लेता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बना लेता है। और सेम ही SO2 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। और यही HNO3 और H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यही जब जो है कि बारिश के बूंदों के फॉर्म में गिरता है तो इसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, और इसका pH जो नॉर्मली होता है वो 5 to 6 होता है। 5 to 6 इसका pH होता है। अगर हम एक नॉर्मल वाटर, प्योर वाटर की बात करें, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसका pH 7 होता है। pH 7 जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब ना ही ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है। लेकिन एसिड रेन की वजह से, NO2 और SO2 की वजह से जो एसिड रेन होता है उसका pH 5 to 6 होता है। सोचो, जिसका pH 7 है उसका pH डिक्रीज होकर 5 to 6 हो जाए तो कितना एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा इन्वायरमेंट पे, कितना एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, इवन द प्लांट पे। प्लांट में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एसिड रेन की वजह से उनकी ग्रोथ जो है स्टंटेड हो जाती है। और जैसे ताजमहल पे देखें तो ताजमहल मोस्टली जो कोराइड हो रहा है उसमें जो जंग तरीके की लग रही हैं वो एसिड रेन की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। एसिड रेन के बारे में और हम बात करें तो ये अर्थ पे, ये सॉइल पे भी एडवर्स इफेक्ट दिखाता है। कैसे कि सपोज एटमॉस्फेयर में SO2 और NO2 गैस अवेलेबल है, जब रेन होता है, जब वाटर जो है कि SO2 NO2 के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4 HNO3 बनाता है। और ये जब अर्थ पे गिरते हैं तो अर्थ पे गिरने के बाद फिर से ये किस में टूट जाते हैं? H+ और NO3- में टूट जाते हैं। मतलब H+ जो है पॉजिटिव चार्ज, NO3- जो निगेटिव चार्ज में टूट जाते हैं। और ये जो H+ है वो K+ या सोडियम और जो निगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ जो है रिएक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो मतलब एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, जो सॉइल के निगेटिव आयंस कुछ होते हैं जैसे क्लोराइड वगैरह हो गया, उनसे रिएक्ट करके सॉइल की जो एक कंपोजिशन होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। और इसी की वजह से सॉइल के एलिमेंट की क्या हो जाती है? लीचिंग हो जाती है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो कितना ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है ये। इवन अगर देखें ताजमहल से लेके, सॉइल पार्टिकल से लेके, प्लांट ग्रोथ से लेके, ह्यूमन पे इफेक्ट देखें तो हर किसी पे एसिड रेन का इफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन जो कैसे होता है? वाटर पोल्यूशन अगर हम देखें, एसिड रेन हो रहा है तो भी वाटर पोल्यूट ही हो रहा है, क्योंकि वाटर अगर एसिड का वाटर किस में आएगा? लेक में आएगा, पॉन्ड में आएगा, तो वहाँ के वाटर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? एसिडिटी उसमें बढ़ जाएगी। तो वाटर एसिडिटी बढ़ेगी तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर pH पे सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ की जो एसिडिटी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, वहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो प्लांट और ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? उनकी लिविंग कंडीशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से वाटर को भी एसिड रेन जो है वो पोल्यूट करता है। इसके अलावा देखें तो मोस्टली वाटर पोल्यूशन का केस जो आ रहा है वो फर्टिलाइज़र की वजह से आ रहा है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है कि सपोज कोई पॉन्ड है, ठीक है, सपोज कोई पॉन्ड है और इसके पास में कोई एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पे इतना एक्सेस यूरिया, फर्टिलाइजर्स, सब कुछ इतना एक्सेस यूज़ किया जाता है कि जब भी रेन होता है, रेन की वजह से ये कहाँ पे रन ऑफ होगा? रेन की वजह से ये पहुँचेगा पॉन्ड में, और पॉन्ड में जब पहुँचेगा तो यहाँ पे एक्सेस न्यूट्रिएंट होने की वजह से, जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा तो जो प्लांट होंगे वो भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। और प्लांट में मोस्टली क्या होंगे? एल्गी होंगे,
कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिल जाएगा तो ज़्यादा ग्रो करेंगे, और वो ज़्यादा ग्रो करेंगे तो प्लांट भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। और सोचो कि एक छोटे से प्लांट पॉन्ड में जहाँ पे 100 ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, और वहाँ पे अगर इतना एक्सेस न्यूट्रिएंट बढ़ जाए कि यहाँ प्लांट जो है जस्ट 10 गुना बढ़ जाए, तो ऑर्गेनिज्म में भी 10 गुना बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे तो उनको रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, या वो जब डाई करेंगे, जब उनका डेथ होगा तो उनको डिकेइंग प्रोसेस में, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तो इनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जिसको डीओ बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो अपने आप क्या होगा, वाटर में डिक्रीज हो जाएगा। और जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से इतना एक्सेस ग्रोथ हुआ है, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इसको हमने पहले भी पढ़ लिया है, यूट्रोफिकेशन को। जिसकी यूट्रोफिकेशन होगा तो यहाँ पे देखोगे कि पॉन्ड में एक्सेस, सरफेस पे एक्सेस एल्गी और फंजाई और जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, और जिसकी वजह से जो सनलाइट है उसका पेनिट्रेशन नीचे के लेवल तक कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो बाहर से आता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे एक एडवर्स इफेक्ट डालता है एक्सेस जो फर्टिलाइजर यूज़ करना। तो इस तरीके से वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन एसिड रेन से भी हो सकता है, वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन से भी हो सकता है। अगर सॉइल पोल्यूट है तो वो ड्रेन ऑफ होगा किस में, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, तो उसकी वजह से वहाँ का वाटर पोल्यूट होगा। ये एक मेन रीज़न है। और याद रहे कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिजॉल्व ऑक्सीजन के। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है कि जितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में, और बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर ये हमने पॉल्यूशन देख लिया, लेकिन इसके साथ ही कुछ एबायोटिक पॉल्यूटेंट होते हैं। एबायोटिक पॉल्यूटेंट में देखें तो आर्सेनिक होगा, लेड होगा, फ्लोराइड्स होंगे, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एबायोटिक पॉल्यूटेंट हैं। एबायोटिक पॉल्यूटेंट में मोस्टली केसेस आजकल देखने को आते हैं आर्सेनिक पॉल्यूटेंट। आर्सेनिक पॉल्यूटेंट जो है वो अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर जो होता है, जो जिसको लोग मोस्टली ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है आर्सेनिक पोल्यूशन। और ये देखने को मिला है किसमें, कोस्टल एरिया, अब गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गंगा रिवर कहाँ से बहती है, उत्तराखंड से लेके यूपी, बिहार, जो बांग्लादेश से होकर बहती है, तो वहाँ पे सारे के सारे ग्राउंड वाटर क्या होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आर्सेनिक देखने को मिलेगा। और ये सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे देखने को मिले हुए हैं, ये जो है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ये केसेस देखने को मिले हैं। और आर्सेनिक की वजह से जो डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ का नाम है ब्लैक फुट डिजीज़। मतलब ये होता है कि जो ऐसे सपोज कि आर्सेनिक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई अगर एनिमल्स वगैरह जाते हैं तो उनका एक जो फुट होता है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक फुट डिजीज़ बोलते हैं। और ये कोस्टल रिवर गंगा के पास में हमने देखा कि ज़्यादा मिलते हैं। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो रीजन है, वहाँ पे भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो पद्मा और मेघना बांग्लादेश से जो कि होकर गुजरता है, वहाँ पे आर्सेनिक का पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मोस्टली जहाँ पे माइनिंग होती है, अगर हम देखें जहाँ पे माइनिंग होती है वहाँ पे ये पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और माइनिंग किस किस एरिया से जो है कि होती है, वहाँ पे हम देखें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर, जो है छत्तीसगढ़। तो इंडिया के ये स्टेट जो है वो मोस्टली अफेक्टेड हैं किससे, आर्सेनिक पोल्यूशन से। 1983 में सबसे पहले वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक का पोल्यूशन रिपोर्ट किया गया हुआ था, वाटर में और आर्सेनिक के पोल्यूशन को। अगर हम देखें तो 85% पोल्यूशन जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर डिपेंडेंसी है लोगों की, वो ग्राउंड वाटर पे ही है। अगर ग्राउंड वाटर ही अफेक्टेड होगा, तो ये जो है कि आर्सेनिक से, तो ये लोगों में पहुंचेगा। और लोगों में तरह तरह की डिजीजेज जो हैं आर्सेनिक की वजह से कॉज होती है, आर्सेनिक की वजह से स्टार्ट होती हैं।
नेक्स्ट आता है नॉक नी सिंड्रोम। नॉक नी सिंड्रोम जो है वो फ्लोराइड्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये याद रहे पहला कि नॉक नी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ये फ्लोराइड्स की वजह से होता है। इवन फ्लोराइड्स की वजह से दांतों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। एक्सेस क्या होता है कि जब एक्सेस फ्लोराइड्स लेंगे तो इसमें हम्प्ड बैक डिजीज वगैरह कॉज होते हैं। और नॉक नी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ह्यूमन की जो नी है उसमें पेन स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसीलिए इसको नॉक नी डिजीज सिंड्रोम बोलते हैं। और किसकी वजह से होता है, ये फ्लोराइड्स की वजह से होता है, ये याद रहे। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अभी जो पिछला यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था वहाँ यहाँ से पूछा था, तो यहाँ से पूछता है एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं पूछता है तो वाटर पॉल्यूशन अगर आता है तो उसमें मेंस में लिखने को, तो इसमें ये चीज़ मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन को कैसे कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे बचाते हैं या कैसे पोल्यूशन को जो है कम करते हैं, ये सारे मेथड्स हैं। पहला है बाय टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल मेथड। देखो अगर वाटर है और वाटर को हीट करेंगे तो ऑब्वियसली है कि अगर उसमें बैक्टीरिया वगैरह कुछ ग्रो कर रहे होंगे तो वो मतलब कि मर जाएंगे और इस तरीके से वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर की वजह से कर सकते हैं। दूसरा बाय यूवी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से कर सकते हैं कि अगर सपोज वाटर है तो यहाँ पे यूवी रेज डालते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह कोई है तो वो उनका मतलब कि जो है वो मर जाएंगे इस तरीके से। तो जो यूवी है और फिजिकल फैक्टर या टेम्परेचर है ये बस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह को मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है लाइक आर्सेनिक है, लेड है, तो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है फिजिकल फैक्टर या यूवी रेज से। थर्ड आता है ऑक्सीडेशन ओजोन से। अगर ओजोन, आयोडीन और क्लोराइड से लेके इसको ऑक्सीडेशन करके भी पोल्यूटेंट्स को कुछ हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है टू मेक वाटर बैक्टीरिया फ्री क्लोरामाइन NH2Cl एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड। ये पिछली बार यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल था कि ये वाटर जो है कि वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या यूज़ करते हैं, क्लोरामाइन एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड। फिफ्थ है क्लोरीन गैस जो है एंड ब्लीचिंग पाउडर, इसको भी यूज़ करते हैं एज ए वाटर डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। और वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो यूवी रेज यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन माना जाता है कि ये सबसे प्योर मेथड है क्योंकि इसमें ना तो केमिकल, अगर सपोज कोई केमिकल यूज़ करते हैं तो वाटर का टेस्ट भी बदल जाएगा, ठीक है, और वाटर में कुछ उसके अमाउंट रह जाएंगे। लेकिन यूवी रेज करने से ऐसा कुछ नहीं होता। यूवी रे यूज करने से ना तो वाटर का टेस्ट बदलता है और ना ही इसका कोई अमाउंट वाटर में एज ए रह जाता है जो कि एडवर्स इफेक्ट डाले। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए और वाटर को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो सबसे पहले याद रहे कि वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1974 में। क्योंकि देखो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के नाम पे ही पता चल जाएगा कि वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए ही एक्ट आया होगा। लेकिन ये आया कब था, ये 1974 में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सी पॉल्यूशन। सी का पॉल्यूशन हमेशा न्यूज़ में रहता है कि मतलब सी के पास, बीच के पास बहुत सारे प्लास्टिक्स वगैरह, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं और इसके एड्स वगैरह भी दिखाते हैं सी पॉल्यूशन का। तो सी पॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, सी पॉल्यूशन जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जब इंक्रीज होंगी लाइक CO2, और CO2 का सबसे बड़ा रिजर्वायर ओशन माना जाता है कि ये ओशन में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। और जब CO2 ओशन में डिजॉल्व होगा तो ये क्या बढ़ाएगा, एसिडिटी बढ़ाएगा। और हमें पता है कि सी वाटर कैसा होता है, खारा होता है, सी वाटर खारा होता है, ठीक है। जब एसिडिटी वहाँ पे बढ़ेगी तो वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स एक बार एडॉप्ट कर चुके हैं उस ऐसे कंडीशन में रहने के लिए, तो उनका तो पूरा जो इन्वायरमेंट ही है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये उनके ग्रोथ पे, उनके जो सर्वाइवल पे इफेक्ट डालेगा एसिडिटी बढ़ने से। उनके मतलब फाइटोप्लैंक्टन हो चाहे जू प्लैंक्टन हो चाहे कोई भी। और सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे डालता है, कोरल रीफ पे। हमें पता है कोरल रीफ क्या होते हैं, कैल्केरियस होते हैं, कैल्केरियस होते हैं क्योंकि उनको जो है अपने घर बनाने के लिए, रहने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जब यहाँ पे एसिडिटी बढ़ेगी तो कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कैल्शियम को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में जो कोरल रीफ में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे उनका
जो जगह है रहने का वो सारा का सारा अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इस कोरल रीफ को भी अफेक्ट डालेगा और जो भी ऑर्गेनिज्म ऐसे कंडीशंस में अडॉप्ट हो गए हैं उस सब पे इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस तरीके से सी पोल्यूट हो रहा है, जिस तरीके से समुद्र जो ओशन पोल्यूट हो रहा है, इसके लिए एक मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1948 में। ठीक है, जिसका नाम IMCO रखा गया था, मतलब इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टिव ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था। 1982 में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया था। तो मतलब इतना याद रहे कि ये जो हुआ था वो जेनेवा में हुआ था और सी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया गया था। सपोज जो है ओशन के ऊपर आ गया या सी पोल्यूशन के ऊपर आ गया लिखने को, तो इसमें ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओशन को, सी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, 1948 में स्टार्ट हुआ था। तो ये पॉइंट मेंशन करने से भी मार्क्स काफ़ी बढ़ने के चांस है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस हर कोई जानता है नॉइस क्या होता है। हर किसी की, चाहे वो हर ऑर्गेनिजम्स की अपनी एक ऑडिबल लेवल होती है, मतलब कोई बहुत तेज सुनता है, कोई बहुत कम साउंड पे ही सुन लेता है और किसी को काफ़ी तेज साउंड जो है इरिटेटिंग लगती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब एक नॉर्मल, एक ऑडिबल साउंड से ज़्यादा साउंड हो जाता है तो एक पोल्यूशन क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि एडवर्स इफेक्ट डालें जो कि ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग बीइंग पे, उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। तो ये भी तो किसी के ऑर्गेनिज्म के ऑडिबल लेवल से बाहर हो रहा है और उसको इरिटेट कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो नॉइस पोल्यूशन है। और इसका जो यूनिट है उसका यूनिट का नाम क्या है, डेसिबल। अगर डेसिबल आ जाए, डेसिबल किसकी यूनिट है, तो डेसिबल हमेशा साउंड की यूनिट होती है और डेसिबल के फॉर्म में ही इसको मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉइल पोल्यूशन। हमने जब वाटर पोल्यूशन पढ़ा था तो हमने पॉन्ड का एग्जांपल लिया हुआ था कि कैसे सॉइल से जो है रन ऑफ होकर नाइट्रेट, फॉस्फेट और सब कुछ आता है फर्टिलाइजर्स पॉन्ड्स में। तो यही जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उस किसको पोल्यूट करते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं। और मोस्टली सॉइल पोल्यूशन का मेन रीज़न जो है वो एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ करना ही है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ करने से सॉइल पोल्यूट होगा और सॉइल पोल्यूट होगा तो सॉइल की वजह से क्या होगा, वाटर भी पोल्यूट होंगे। एक मेन जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट आता है प्लास्टिक पोल्यूशन। इस साल तो प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ही न्यूज़ में था। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक था उसको बैन भी किया गया और बहुत सारे इस पे कई महीनों तक ये करंट पे चला है। तो ये बहुत ही एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक जो है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, मतलब C2H4, जिसका नाम होता है इथाइलिन। और इथाइलिन के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जो मिलके पॉलीमर बनाते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक होता है। और प्लास्टिक इस तरीके से बना होता है, थर्मोस्टैटिक होता है कि उसको मेल्ट भी करो किसी भी तरीके से तो वो डिग्रेड नहीं होता, मतलब डिग्रेडेबल नहीं होता। इसका यही पोल्यूशन का मेन यही रीज़न है कि डिग्रेडेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये डे बाय डे इसका अमाउंट जो है बढ़ता जा रहा है। चाहे सी पे देखो, चाहे नॉर्मल देखो, अगर किसी शहरी इलाके से जा रहे हो तो कई हेक्टेयर तक देखने को मिलेगा इवन प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। ठीक है, तो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है ये स्टैटिक वाला पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन करंट वाला जो पोर्शन है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वो इस साल पूछे जाने का काफ़ी चांस है। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव एंड अदर गैसियस पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव जो एक्सीडेंट 1986 में एक्सीडेंट हुआ था रेडियो एक्टिव का, जिसको चेर्नोबाइल बोलते हैं, इन यूक्रेन में हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान हो गई थी और बहुत सारे लोग क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे। और सेम ही हुआ था इंडिया में, कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, जिसमें काफ़ी लोगों की, लगभग 5 लाख लोगों की मानी जाती है कि इसकी वजह से अफेक्टेड हुए थे आइसोसाइनाइड गैस की वजह से। तो ये गैस बेसिकली है क्या, ये एक तरीके के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकालते हैं और जिसकी वजह से लोगों को उनके ऑर्गन्स चाहे वो लीवर हो चाहे किडनी हो, सब पे एक अफेक्ट पड़ता है और उनके ऑर्गन्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। कई तो ऐसे हैं कि जो पैरालिसिस हो गए इस वजह से, और बहुत सारे लोगों की इसमें जाने गई हुई थी रेडियो एक्टिव जो भी ट्रेजिडी हुई है। तो रेडियो एक्टिव ही एक मेजर जो है गैसियस पॉल्यूशन माना जाता है। नेक्स्ट आता है बायो रेमेडिएशन।
बायो रेमेडिएशन का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और बायो का मतलब समझ गए कि कोई ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को यूज़ करके जब ट्रीट करें, दैट इज कॉल्ड द बायो रेमेडिएशन। इसमें क्या होता है कि सपोज कोई सी है और यहाँ पे कोई वाटर टैंक, यहाँ पे कोई ऐसा टैंक जा रहा है जिसमें ऑयल है, और ऑयल जो है इसमें क्या हुआ, स्पिल हो गया, मतलब कोई टैंक फट गया या गिर गया और इसकी वजह से पूरा ऑयल जो है यहाँ पे फैल गया। तब इस ऑयल को हटाएंगे कैसे, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, जो कि इस ऑयल की स्पिलिंग को ख़त्म कर दे। ठीक है, जब तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई लिविंग बीइंग, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं ऐसे पॉल्यूशन को ट्रीट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बायो रेमेडिएशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके बनाए जाते हैं, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है सुपरबग स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा इसमें स्पिलिंग, ऑयल स्पिलिंग को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है या बायो रेमेडिएशन के लिए यूज़ होता है। तो यूज होता है कौन, सुपरबग स्यूडोमोनास प्यूटिडा। नेक्स्ट यहाँ पे बायो रेमेडिएशन हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूट जब हो गया तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं और ये इसको ऑक्सीडाइज करके हटा देता है। नेक्स्ट हम देखें तो पॉल्यूशन एंड डिजीजेस टॉपिक है। तो जो पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूशन की वजह से डिजीजेज भी कॉज होंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो ह्यूमन हो। ठीक है, जैसे अगर हम लेड का ले लें एग्जाम्पल, लेड क्या होता है कि एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ किया जाता है पेट्रोल वगैरह में, डीजल वगैरह में। तो इसकी वजह से ह्यूमन पे जो इफेक्ट पड़ती है, उनके नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी का वर्क करना बंद कर देता है। तो ये लेड का इफेक्ट है। सेम ही ऐसे बहुत सारे, जैसे एफ्लाटॉक्सिन ले ले। एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, कभी मक्का के खेत में देखे होंगे कि इसमें एक फंजाई सी लग जाती है अगर काफ़ी दिन जो है कि वेट मक्का रख दें, तो इसमें वो क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन होता है। और ये एफ्लाटॉक्सिन क्या है, एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है, एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, तो ये ऐसे नेचुरल भी चीज़ें जो होती हैं उनकी वजह से भी वो भी पॉल्यूटेंट, एज ए पॉल्यूटेंट वर्क करती हैं। और जो मतलब कि एबायोटिक चीज़ें हैं वो भी मतलब कि पॉल्यूटेंट एजेंट माने जाते हैं। तो इसमें एबायोटिक एंड एबायोटिक दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, दोनों तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉल्यूशंस में कुछ जो टॉपिक रह जाता है वो हम देखें तो एस्बेस्टोसिस की वजह, एस्बेस्टोसिस एक क्रोनिक लंग डिजीज है जो एस्बेस्टोस की वजह से होती है। ठीक है, और उसके बाद मस्टर्ड सीड कैन बी अल्टर्ड बाय द आर्जीमोन सीड। इसमें क्या होता है बेसिकली बताते हैं कि आर्जीमोन मैक्सिकाना एक प्लांट है, ठीक है, जो मैक्सिको में बेसिकली मिलता है, और ये एक तरीके की एपिडेमिक मतलब कि ड्रॉप्सी डिजीज जो है क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ऐसी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो भी, आर्जीमोन मैक्सिकाना क्या है कि एक प्लांट है जो कि एक सीजन में उगता है, और वहीं पे कुछ हमने एफ्लाटॉक्सिन देखा जो कि एक माउल्ड से फंजाई है, और वहीं लेड, एस्बेस्टोस, ये सारी चीज़ें देख लो तो ऑर्गेनिक भी है, इसमें इनऑर्गेनिक भी है, जो कि सारे क्या कॉज करते हैं, जो सारे पॉल्यूटेंट एजेंट हैं और किसी न किसी तरीके की डिजीजेज कॉज करते हैं ह्यूमन में और प्लांट में। नेक्स्ट टॉपिक है, जो करंट का टॉपिक है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है कि ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, ये रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेकेंड एडिशन इसका रिलीज हुआ है। इसके पहले भी 2018 में रिलीज हुआ था एक बार इंडेक्स, लेकिन ये पैन इंडिया प्रोग्राम तब नहीं था। लेकिन अब जो सेकेंड फेज जो रिलीज किया गया है 2019 में, ये पैन इंडिया है, मतलब पूरे इंडिया के हर स्टेट में, ज़िले में ये चेक किया गया कि कहाँ पे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं। तो इस बेस पे जो इंडिया की स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, एक तो डिवाइड किया गया नॉन हिमालयन जो स्टेट्स हैं, दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, और थर्ड जो है हिमालयन स्टेट है। तो इसमें जो टॉप करने वाला है वो गुजरात है। नॉन हिमालयन स्टेट में देखें तो इसमें गुजरात ने टॉप किया है, और सबसे ज़्यादा पिछली बार भी 2018 में ही गुजरात ने ही टॉप किया था। और सबसे ज़्यादा देखने को मिला कि वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा यहीं पे जो है कि पॉलिसी वगैरह अपनाई जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, याद रहे। नेक्स्ट टॉपिक आता है डबलिन प्रिंसिपल।
डबलिन प्रिंसिपल के बारे में बस इतना जानना जरूरी है कि ये अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड एनवायरमेंटल इन डबलिन, जो कि आयरलैंड में है 1992 में। 1992 में एक डबलिन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था डबलिन में, जो जहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल पे वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए, वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर को प्रिजर्व करने के लिए बात हुई थी, जिसी को बोलते हैं डबलिन प्रिंसिपल। ठीक है, बस इतना याद रहे कि कहाँ पे हुआ था, आयरलैंड में हुआ था 1992 में। अगर दे दे कि डबलिन प्रिंसिपल किस रिलेटेड है, डबलिन जो प्रिंसिपल है वो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना ये भी करंट का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जल शक्ति जो मिनिस्ट्री जो बनी हुई है रिसेंटली, जो वाटर मिनिस्ट्री बनी हुई है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये कवर करता है 7 स्टेट्स को। किसको? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस देखने को मिलता है। ये एक 5 साल का प्रोग्राम है, 5 साल का प्रोग्राम है। मतलब वाटर भूजल, भूजल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर। तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत कम है, जो कि सबसे ज़्यादा पेबल वाटर या सबसे ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर माने जाते हैं, जहाँ पे कम है वहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। 5 साल का प्रोग्राम है, 2020 से लेकर 2025 तक का। और ये जो स्पॉन्सर करेगा 50% वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्पॉन्सर होगा और 50% जो होगा वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्पॉन्सर होगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ना दे के स्टेट दे देगा। ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है। तो याद रहे कि ये किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और अटल भूजल योजना किससे रिलेटेड है? ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। और कितने स्टेट में है? तो 7 स्टेट में इसको चलाया जा रहा है और ये 5 साल का प्रोग्राम है। बस इतना याद रहे, इससे भी पीटी का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है ई फ्लो नॉर्म्स फॉर द रिवर गंगा। रिवर गंगा में देखने को मिल रहा है क्योंकि इसके पास में बहुत ज़्यादा घाट है, तो ये क्या करते हैं, अपना यहाँ पे सारा जो वेस्टेज है वो फ्लो कर देते हैं। तो इसी फ्लो को रोकने के लिए एक जो है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन गंगा चलाया गया था और इसमें इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसी वगैरह बनाई गई हैं। तो बस इतना याद रहे, इसमें कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन 2 है। जल शक्ति अभियान क्या है? एक कैंपेन है जो लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। 2 फेजों में इसको लॉन्च किया गया था। एक तो 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक और दूसरा फेज था 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक, जिसमें कैंपेन चलाया गया था कि वाटर को प्रिजर्व और वाटर जो डिस्ट्रिक्ट कम से कम जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें क्रिटिकल जो एक्सप्लॉयटेशन है वाटर का उसको रोकने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए कैंपेन चलाया गया था। बस याद रहे, जल शक्ति अभियान एक कैंपेन जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। लेकिन वही जल जीवन मिशन जो है ये रिलीज़ किया गया जो वाटर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। इसको लॉन्च किया गया इसलिए कि ताकि ड्रिंकिंग वाटर पूरे हाउस होल्ड तक पहुँचाया जाए पाइप के थ्रू। ठीक है, तो जल जीवन मिशन में क्या है, वाटर को पहुँचाना है, ड्रिंकिंग वाटर। और जल शक्ति अभियान है, एक तरीके की कैंपेन है। दोनों में ये डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। बस आज का ये टॉपिक था और ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाला चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। और इसमें जो करंट से रिलेटेड इशू हैं वो करंट अफेयर हम करेंगे तो उसमें हम कवर कर लेंगे।